नमस्ते। बिना किसी देरी के सीधे आज की इस रहस्यमयी चर्चा में उतरते हैं, जिसका नाम है बैरमपुर का श्राप। सच कहें तो ये कोई आम कहानी नहीं है। ये 400 साल पुराना एक ऐसा गहरा और काला रहस्य है जो आज भी अपने अंदर अनगिनत राज समेटे हुए है। एक खौफनाक दुनिया जहां एक प्राचीन ताबूत के खुलने का इंतजार हो रहा है। आज हम यही समझने वाले हैं कि कैसे अतीत के पन्ने आज के समय में तबाही ला सकते हैं। एकदम रोंगटे खड़े कर देने वाला मामला है। अब इस पूरी घटना की गंभीरता को समझने के लिए इस चेतावनी पर गौर करना होगा। कहा गया है कि आगे क्या हुआ और वह 400 साल बाद क्यों लौटे, ये जानने के लिए हमें बैरमपुर पुराण पढ़ना होगा। बाबा के ये शब्द साफ बताते हैं कि खतरा कितना बड़ा है। राजमहल के किसी गुप्त कमरे में रखा ये बैरमपुर पुराण ही इकलौता ऐसा रास्ता है जो इस रहस्य से पर्दा उठा सकता है। और इसे खोजने के लिए बाबा को उसी भयानक किले में एक प्राचीन अनुष्ठान करना होगा। सोचिए, एक तरफ किले में पूजा चल रही है और दूसरी तरफ पूरे गांव पर एक अनजाना खतरा मंडरा रहा है। तो चलिए शुरू करते हैं। भाग 1, 400 साल का रहस्य। सबसे अहम सवाल तो यही उठता है कि ये निशमोलो आखिर हैं कौन। ये कोई आम शैतानी ताकतें बिल्कुल नहीं हैं। असल में ये वो आत्माएं हैं जिनकी अकाल मृत्यु हुई थी। लेकिन सबसे डरावना सच पता है क्या है? इन्हें खुद ही नहीं पता कि ये मर चुके हैं। जी हाँ, ये आज भी अपने उसी पुराने कर्तव्यों को पूरा करने में लगे हुए हैं। यही अज्ञानता इन्हें इतना खतरनाक और दुखद बनाती है। बस एक अंधे कर्तव्यों का पालन किए जा रहे हैं। समय का पहिया कैसे घुमा है ये समझना बहुत जरूरी है। पूरी कहानी की नींव इसी पर टिकी है। पूरे 400 साल पहले असली श्राप दिया गया था और बैरमपुर पुराण को हमेशा के लिए सील कर दिया गया था। फिर बात आती है आज की शाम की, जब बाबा किले में अपना अनुष्ठान शुरू करते हैं और उसी रात निशिमोलो अपनी गहरी नींद से जाग उठते हैं और सीधे गांव की तरफ बढ़ने लगते हैं। एक सदियों पुरानी त्रासदी कैसे अचानक आज के सबसे बड़े संकट में बदल जाती है, ये घटनाक्रम उसे बिल्कुल साफ कर देता है। और यहीं से कहानी और भी खौफनाक हो जाती है। भाग 2, निशिमोलो की करीब आती परछाई। हालात कितने गंभीर हो चुके हैं इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि जंगल के किनारे संपत और कप्ता मिलते हैं। दोनों एकदम बेसुध और उनके चेहरे पूरी तरह से नीले पड़ चुके हैं। पुजारी का मानना है कि वे शारीरिक रूप से जिंदा तो हैं, लेकिन निशिमोलो ने उनकी आत्माओं को अपने साथ ले जाने के लिए चिन्हित कर लिया है। और तभी स्थिति बद से बदतर हो जाती है। जंगल के अंधेरे से 4 काले साए निकलते हैं जो सीधे गांव की तरफ बढ़ रहे हैं। ये मंजर किसी की भी रूह कंपा देने के लिए काफी है, क्योंकि अब बचने का समय लगभग खत्म हो चुका है। ऐसे में एक ही रास्ता बचता है। भाग 3, रक्त का अनुष्ठान। ये कोई साधारण प्रार्थना नहीं है, बल्कि एक बेहद तनावपूर्ण प्रक्रिया है। सबसे पहला कदम है बैरमपुर पुराण में उस रहस्यमयी मंत्र को खोजना। उसके बाद एक नुकीली धातु से अपना ही खून निकालकर किताब के पन्ने पे गिराना होता है। देखा जाए तो प्राचीन अनुष्ठानों में रक्त का उपयोग हमेशा से एक बहुत ही शक्तिशाली माध्यम रहा है। और फिर तीसरा कदम है ओम नमः शिवाय का उच्चारण करते हुए उन मिट्टी के रक्षकों को वापस जाने की प्रार्थना करना। इशिता और मेघना के बीच इस वक्त जो डर और हताशा है वो साफ महसूस की जा सकती है। पूरे बैरमपुर को बचाने की बस यही एक आखिरी उम्मीद थी। और जैसे ही वो अनुष्ठान पूरा होता है, एक जोरदार धमाका होता है। निशिमोलो अचानक अपने कदमों पर रुक जाते हैं और यही वो पल है जिसने पूरी कहानी को पूरी तरह पलट कर रख दिया। 400 साल का इंतजार, अंत में तू मिल ही गई राजकुमारी। ये सिर्फ एक वाक्य नहीं है, ये इस पूरे सफर का सबसे बड़ा और चौंकाने वाला खुलासा है। निशिमोलो मेघना को पहचान लेते हैं। इसका मतलब है कि मेघना कोई साधारण लड़की है ही नहीं, बल्कि वो उसी 400 साल पुराने समय की राजकुमारी है जिसके इर्द गिर्द ये पूरा श्राप बुना गया था। दिमाग चकरा देने वाली बात है। इसके बाद शुरू होता है भाग 4, ताबूत का सच। यहाँ एक साथ 2 अलग अलग जंग लड़ी जा रही हैं। एक तरफ मेघना एक अदृश्य शक्ति से लगातार लड़ रही है, जो उसे हमेशा के लिए उस ताबूत में कैद करने के लिए अपनी तरफ खींच रही है। उसे अच्छी तरह पता है कि अगर ये ताबूत बंद नहीं हुआ तो निशिमोलो हमेशा के लिए आज़ाद हो जाएंगे। वहीं दूसरी तरफ अनुज की बहादुरी और फुर्ती काम आती है। वो निशिमोलो की तरफ सीधे एक जलती हुई मशाल फेंकता है, जिससे उन शैतानों के साए हवा में बिखरकर वहीं स्थिर हो जाते हैं। दोनों ही तरफ जिंदगी और मौत की भयानक जद्दोजहद चल रही है और ये तनाव सच में महसूस किया जा सकता है। अब हम पहुंचते हैं कहानी के सबसे भावुक मोड़ पर। भाग 5, राजकुमारी मेघना का अमर बलिदान।
ये पल वाकई दिल दहला देने वाला है। मेघना खुद को मजबूत करती है और अपने दोस्तों इशिता और अनुज को धक्का देकर गुप्त द्वार से बाहर निकाल देती है। वो उन्हें उस किताब को जलाने का आखिरी आदेश देती है ताकि इस खौफनाक श्राप का हमेशा के लिए अंत हो सके। और फिर महल के विशाल दरवाजे हमेशा हमेशा के लिए बंद हो जाते हैं। बाहर इशिता की दर्द भरी चीखें गूंजती रहती हैं, लेकिन मेघना ने बाकी सबको बचाने के लिए खुद को उस जलते हुए महल में कैद कर लिया। यह सच्चे नेतृत्व और एक महान बलिदान की मिसाल है। और अंततः भाग 6 राख में दबी कहानी। इस भयानक रात के खत्म होने के बाद आंधी पूरी तरह रुक जाती है और बैरमपुर आखिरकार सुरक्षित हो जाता है। वो विशाल राजमहल जो इतने सारे रहस्यों का केंद्र था, अब सिर्फ राख के एक ढेर में बदल चुका है। पुजारी के मुताबिक मेघना की मौत नहीं हुई, बल्कि वो अपने असली समय में वापस लौट गई है जहां से वो आई थी। और सबसे अजीब बात क्या है पता है? निशिमोलो आज भी उन गलियों में घूमते हैं, लेकिन अब वो किसी को नुकसान नहीं पहुंचाते। वो सिर्फ राख में दबी उस राजकुमारी की अमर कहानी की रखवाली करते हैं। श्राप टूट गया, लेकिन उसका असर हमेशा के लिए वहां ठहर गया। तो इस पूरी चर्चा के बिल्कुल अंत में एक बहुत ही गहरा सवाल जहन में आता है। क्या ये बलिदान की अमर कहानी सच थी या फिर सिर्फ एक खौफनाक सपना? इशिता सालों बाद अपनी पुरानी डायरी पढ़ते हुए आज भी यही सोचती है। कभी कभी इतिहास, लोक कथाओं और हमारे अवचेतन मन के बीच की लकीर इतनी धुंधली हो जाती है कि सच और कल्पना को अलग करना लगभग नामुमकिन सा लगने लगता है। ये सोचने वाली बात है कि सुनी सुनाई बातों और हकीकत के बीच सच्चाई को आखिर कैसे तौला जाए। इस दिलचस्प सफर में साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आगे भी ऐसे ही रहस्यों की पड़ताल करते रहेंगे।